इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारत में ब्रिटिश दौर में ये फ्रेज बहुत सारे स्थानों पर प्रयोग में लाया जाता था, परंतु फिर भी लाखों की संख्या में भारतीय अंग्रेजों के लिए लड़े, यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर तक में लड़े। गांधी जी ने भी कहा जाओ वर्ल्ड वॉर लड़के आओ। उस वर्ल्ड वॉर में जिसमें भारत का कोई रोल नहीं था, उसमें भारत के 70,000 लोग मारे गए। फिर उन 70,000 लोगों की स्मृति में एक मॉन्यूमेंट बनवाया गया जिसे आज आप इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। उस इंडिया गेट पर एक कैनोपी लगी हुई है। ऐसे ही पागलों की तरह किसी को समझ में नहीं आता कि इसका काम क्या है, पर वो यूं ही लगी हुई है। परंतु अब उस कैनोपी में सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा को लगा दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया गेट के इतिहास की और उसके समकालीन भारत में क्या पॉलिटिक्स चल रही थी ये भी जानेंगे, और बात करेंगे कि अंबेडकर के सुभाष चंद्र बोस पर और गांधी पर क्या विचार थे, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसको लगाने का अर्थ क्या है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो ये ड्यूक ऑफ कैनॉट ने 1921 में इंडिया गेट का फाउंडेशन स्टोन रखा था। एडविन लुटियंस ने इसे डिजाइन किया था और इरविन, जो कि उस वक्त का वायसरॉय था, उसने इंडिया गेट का इनॉग्रेशन किया था 1931 में। अब जो नाम इस पर गुदवाए गए वो नाम थे उनके जिन्होंने अंग्रेजों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। भारतीयों को इससे पहले यूरोप में लड़ने की अनुमति नहीं थी, परंतु अब समय था कि भारतीयों को यूरोप में भी यूरोपियन से भी लड़ने भेजा जाए। अंग्रेजों को प्रिंसली स्टेट्स के जो भी रूलर्स थे उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, धन से, बल से। पर चलो, वो तो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, परंतु गांधी जी ने भी लिखा कि नहीं नहीं, भारतीयों को युद्ध में जाना चाहिए। इसी बहाने वो शस्त्र चलाना भी सीख लेंगे, उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और जब हम स्वाधीन होंगे तो भाई हमारी भी तो आर्मी होनी चाहिए। तो सही है, आप अंग्रेजों के साथ लड़ने चले जाओ। गांधी जी नहीं, लाल बाल पाल वाले बाल गंगाधर तिलक ने भी अंग्रेजों के लिए भारतीय युद्ध लड़ने की वकालत की, जिसमें इवेंचुअली 70,000 भारतीय मारे गए। यदि इतने भारतीय अंग्रेजों से उसी समय लड़ते तो हम तभी स्वाधीन हो जाते। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको आगे ना समझ में अपने आप आ जाएगा। अब वापस आते हैं इंडिया गेट पर। तो ये जो 70,000 भारतीय है जो अंग्रेजों के लिए लड़े, उनके नाम इंडिया गेट पर आज इंगित हैं। और जिस कैनोपी में अब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है, उस कैनोपी में तब जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटेन के या उस समय के तो भारत के भी किंग थे, तो उसकी प्रतिमा लगी हुई थी। तो इससे भाजपा सरकार एक मैसेज तो क्लियर कट देना चाहती है कि स्वतंत्र भारत का राजा कौन? सुभाष चंद्र बोस। अब भाई जब भारत स्वाधीन हो गया तो जनरली कोई भी देश जो स्वतंत्रता पाता है वो पराधीनता के निशानियों को ना तोड़ देता है, परंतु भारत के स्वतंत्र होने के भी 21 वर्षों तक जॉर्ज पंचम की ये जो प्रतिमा थी ये यहाँ पर ज्यों की त्यों लगी हुई थी। किसी ने उसे हटाने की चेष्टा नहीं करी। फिर जब विरोध बहुत अधिक बढ़ गया तो जॉर्ज पंचम को वहां से हटाया गया 1968 में, और हटाकर कोरोनेशन पार्क में स्थापित किया गया। आजकल ये भाई साहब वहीं सुस्ता रहे हैं। फिर 1972 आया और हमारे पड़ोसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया, और फिर 90,000 सैनिकों समेत अपना पराक्रम दिखाकर सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद जाकर कहीं अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट पर लगाया गया। अब हिसाब से तो जो सैनिक सही मायने में भारत के लिए लड़े, अमर हो गए, और उनको याद करने के लिए या तो उनका नाम भी इंडिया गेट पर गुदवाया जाता या उनकी कोई स्मृति में अलग से कोई निशानी बनाई जाती, परंतु ऐसा कुछ नहीं किया गया। उन सभी सैनिकों की फाइल कुछ ऐसे पड़ी रही सालों तक, और उनके नाम की ज्योत अमर जवान ज्योति
जलती रही। 2014 आया, सरकार बदली और देश को पहला वॉर मेमोरियल उसके बाद मिला, जिसमें उन सभी वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के नाम इंगित किए गए जो फाइल्स में कुछ इस तरीके से गुम हो चुके थे। ये भी देखिए। इसके बाद आता है त्याग चक्र, जो पत्थरों से तराशी गई 2 पंक्तियों का है और हर एक पत्थर अलग अलग युद्धों और सैन्य अभियानों में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले 26,000 महान बलिदानियों के नाम से रोशन हो रहा है। अभी कुछ ही समय बीता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दी, वो भी राज्यसभा में कहा गया, एक एक शब्द रिकॉर्ड होता है और कुछ भी अन्यथा या अनवांटेड नहीं बोला जाता। तो नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दी और कैटेगोरिकली कहा कि सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सुनिए। हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। प्राचीन भारत में 81 गणतंत्रों का वर्णन हमें मिलता है। आज देशवासियों को भारत के राष्ट्रवाद पर चौतरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है और ना ही आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। अनकोट। आदरणीय सभापति जी, ये कोटेशन आजाद हिंद फौज की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर 2019 में एक और बड़ा कार्य हुआ। 4 इंडियन नेशनल आर्मी के वेटरन्स को 26 जनवरी की परेड में बुलाया गया। चारों 95 वर्ष या उससे ऊपर के थे और चारों के चारों हरियाणा से थे। आईएनए जो भारत की पहली आर्मी थी, उसे नेहरू जी ने बैन कर दिया था और इस बैन को अब जाकर हटाया गया और इन्हें परेड में बुलाया गया। और अब बोस की प्रतिमा को राजा के स्थान पर लगवाया गया है। तो इससे क्या क्लियर होता है? इससे क्लियर ये होता है कि ये सरकार बोस को उनका वो स्थान देने के लिए अग्रसर है जो शायद उन्हें आज से दशकों पहले मिल जाना चाहिए था। इस सब के अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ, वो है बोस से रिलेटेड जो फाइल्स थी उन्हें डी क्लासिफाई कर दिया गया। इस डी क्लासिफिकेशन से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, जिस पर एक पूर्ण वीडियो अवश्य आपके सामने आएगी। पर अब चलते हैं अगले अध्याय पर, जिसमें अंबेडकर के विचार सुभाष के लिए क्या थे या फिर किसने भारत को स्वाधीन कराया अंबेडकर के नेत्रों से, उसे देखेंगे। (1939) वर्ल्ड वॉर 2 आरंभ हो चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को कहा, सही समय है ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ने का, संपूर्ण आजादी के लिए मूवमेंट चलाते हैं। कांग्रेस ने सुभाष को मना कर दिया और उनका विरोध किया, कहा कि नहीं, हमें संपूर्ण आजादी नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस की ही बात कर रहे थे। सुभाष ने अपना अलग ही प्रोग्राम सेट कर लिया। फिर जिस मूवमेंट के लिए कांग्रेस ने सुभाष को मना किया था, वही मूवमेंट यानी क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन मना करने के 3 वर्षों के बाद कांग्रेस ने शुरू कर दिया। परंतु कुछ ही दिनों में पूरे मूवमेंट को यानी भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों ने दबा दिया, क्रश कर दिया। 2-3 महीनों के बाद तो उस मूवमेंट का कोई नाम भी नहीं ले रहा था, परंतु हमें पढ़ाया यही गया कि 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और उससे डर के 47 में अंग्रेज भाग गए। 5 साल में क्या क्या हुआ वो नहीं बताया गया। अंबेडकर ने फिर एक बीबीसी को अपना साक्षात्कार दिया
इसी विषय पर और कहा एटली ने भारत को स्वाधीन क्यों किया इसका एग्जैक्ट रीजन तो एटली अपनी पुस्तक में लिख ही देंगे, परंतु मेरा आफ्टरमैथ ये है कि ब्रिटिशर्स को इस बात का डिसबिलीफ था कि पॉलिटिकल लीडर्स कुछ भी कर लें, परंतु वो कभी भी सोल्जर्स को, जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे जो ब्रिटेन के लिए काम कर रहे थे, उनकी लॉयल्टी को कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। परंतु सुभाष ने आर्मी बनाई, जो सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे वो सैनिक अब भारत के लिए लड़ने के लिए तत्पर हो गए थे। अंग्रेजों का ये जो डिसबिलीफ था ये टूट गया था, उनका वो अंग जिसके दम पर वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे वो ही टूट गया था। इस बात से अंग्रेज पूरी तरीके से टूट चुके थे। अंबेडकर की मृत्यु के 2 महीने के बाद क्लेमेंट एटली की स्टेटमेंट आ गई, नेताजी नॉट गांधी गॉट इंडिया फ्रीडम, यानी नेताजी ने इंडिया को फ्रीडम दिलाई, ना कि गांधी ने। अर्थात जो आफ्टरमैथ अंबेडकर ने दिया, एग्जैक्ट वो बात एटली यानी वो आदमी जिसने भारत को स्वाधीनता दी थी, यानी कि जिसने हस्तांतरण करा था, तो उसने भी बोल दी। फिर उसके बाद सर नॉर्मन स्मिथ नाम का एक व्यक्ति 1945 की रिपोर्ट को साझा करता है और कहता है, साफ साफ लिखा है भाई साहब इसमें कि आईएनए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है और लोगों में आईएनए के लिए सिंपैथी है। डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इन न्यू दिल्ली ने 1946 में कहा था कि इंडियन आर्मी में इंडियन नेशनल आर्मी के लिए बहुत सिंपैथी थी और एक दूसरा 1857 अंग्रेजों को होता हुआ दिख रहा था। एटली को उस समय के कई एमपी मिले और उनकी कॉमन स्टेटमेंट थी कि अब 2 ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो हम खुद निकल जाएं या फिर कोई आके हमें निकाल कर बाहर फेंक दे। तो इससे बेटर है खुद ही निकल जाते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी का स्टांस अब समझ में नहीं आ रहा है। इंडियन आर्मी अब इंडियन नेशनल आर्मी को सिंपथाइज कर रही है। तो आशान्वित हूं वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो करें। जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। पेट्रियन तो है ही। और आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।